तो अब हम लोग कल सन्ड्री क्रेडिटर देख चुके थे, अकाउंट टाइप। सन्ड्री क्रेडिटर में हम लोगों ने ये समझा था, क्या समझा था सर? किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन से जब हम उधार माल क्रय करते हैं तो उस व्यक्ति, पार्टी या संस्था का नाम सन्ड्री क्रेडिटर में डाला जाता है। बस उसी का अपोजिट आज हम लोग देख रहे हैं, है ना। इन इंग्लिश जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन हमारा कुछ ऐसा है। सन्ड्री डेटर तो आप लोग जानते हैं जिसका मतलब होता है विविध देनदार, और डेफिनेशन हमने लिखा है व्हेन सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट टू एनी पर्सन और एनी इंस्टीट्यूशन इन बिजनेस। जब आप किसी पर्सन, किसी व्यक्ति को बिजनेस में उधार माल बेचते हैं, गुड्स का मतलब क्या होता है? माल। उधार माल बेचते हैं, द नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, तो उस इंस्टीट्यूशन यानी संस्था का नाम या फिर उस व्यक्ति का नाम सन्ड्री डेटर में डाला जाता है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। यानी कस्टमर का नाम, किसका नाम? उस ग्राहक का नाम आप सन्ड्री डेटर में डाल दीजिएगा हमेशा जिसको आप उधार माल बेच रहे हैं। इज इट क्लियर? जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन आता है, सोल्ड गुड्स टू आदित्य विजन। क्या क्वेश्चन है सर? हमने आदित्य विजन को सामान बेचा। कैसे बेचा? ऑन क्रेडिट। क्लियर? तो यहां पे एक लेजर निकल के आता है। कौन सा लेजर निकल के आएगा सर? अच्छा, लेजर इसमें से कितना निकलेगा वो बताइए हमको, गुड्डी बताएंगे। सोल्ड गुड्स टू आदित्य विजन ऑन क्रेडिट, इसमें लेजर निकाल के बताइए क्या क्या लेजर निकलेगा। हाँ, सोल्ड निकलेगा। चलिए, और कुछ निकलेगा? सोल्ड का लेजर क्या बनाएंगे? सेल्स बनाएंगे। और कुछ निकलेगा क्या? निकलेगा आदित्य विजन। क्यों? क्योंकि सामान बेचा आपने तो किसको बेचा? सामान बेचा तो किसको बेचा ये बताना पड़ेगा ना आपको। अगर उधार बेचा है तो आपने कह दिया सामान उधार बेचा है, ठीक है, उसको नोट कर लिया जाए। ठीक है, अब सामने वाला पूछा उधार जब दिया है तो उसे पैसा भी लेना होगा, लेना होगा ना। तो किसको बेचा? जिससे पैसा लेना है वो है कौन? कौन है? आदित्य विजन है। तो यहाँ पे आदित्य विजन, दो लेजर निकलेगा। ये लेजर तो हमको पता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था। ये किस में जाएगा? किस अकाउंट में जाएगा? और आदित्य विजन किस में जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंट ग्रुप या फिर दिस डेफिनेशन ये सन्ड्री डेटर कहलाएगा। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि वो संस्था या फिर वो व्यक्ति जिसको हम लोग उधार माल बेचते हैं उसे सन्ड्री डेटर कहा जाता है। कोई कंफ्यूजन? किसी को भी आप उधार माल बेच दो, संदीप को बेच दो, संदीप आपके क्या हो गए? सन्ड्री डेटर हो गए। अगर उधार माल नहीं बेचा, संदीप को माल बेचा लेकिन बाई कैश बेचा, तो यहाँ पे संदीप आपके कोई नहीं हुए। संदीप आपके कोई नहीं हुए। समझ में आ रहा है? फिर दूसरा हमने क्या देखा? फिक्स्ड एसेट्स। तो एसेट्स का मतलब संपत्ति होता है और फिक्स्ड का मतलब होता है अचल। क्या होता है सर? अचल संपत्ति। अब अचल संपत्ति की जैसे ही बात आई आप समझ गए होंगे, है ना। अच्छा, अचल संपत्ति का मतलब होता है जमीन। क्या होता है? जमीन। ये क्या है? अचल संपत्ति है। क्या है? अचल संपत्ति। और फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग डायरेक्टली अचल संपत्ति भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन अचल संपत्ति के जैसा होता है। अब अगर बात करते हैं जमीन की तो वो तो अचल संपत्ति है, लेकिन हमारा फिक्स्ड एसेट्स कभी कभी हमारा कैश भी हो जाता है। अब कैश अचल संपत्ति है? नहीं है ना। अचल संपत्ति जब हम लोग उसको सेविंग बैंक में, सेविंग अकाउंट में फिक्स करते हैं तो वो भी मेरा फिक्स्ड एसेट्स ही होता है ना, वो भी मेरी संपत्ति होती है ना, वो भी मेरा संपत्ति होता नहीं होता है। तो डायरेक्टली इसको अचल संपत्ति नहीं कह सकते हैं, बस इसको यूं कह सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स मतलब वैसा संपत्ति। क्या कह सकते हैं सर? वैसा संपत्ति, एन एसेट्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन बिजनेस। यानी वैसी संपत्ति जो आप अपने बिजनेस में लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। अब इसमें कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं आ सकता, सिर्फ जमीन नहीं आ सकता, सिर्फ हाथी घोड़ा नहीं आ सकता, है ना। हाथी घोड़ा भी संपत्ति होता है ना। सिर्फ आपका चेयर नहीं आ सकता, आपका फर्नीचर नहीं आ सकता, आपने अपने ऑफिस में जो फैन लगाया वो नहीं आ सकता। बहुत सारी चीज़ें, दुनिया की वो सारी चीज़ें आ सकती हैं जो आप अपने बिजनेस में लंबे समय तक
यूज़ कर सकते हो। एक दो एग्जाम्पल हम दिए होंगे, फर्नीचर, लैंड वगैरह वगैरह, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब हमने डेफिनेशन आपको बता दिया कि वो सारी चीज़ें जो आप अपने बिजनेस में लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रयोग कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इन बिजनेस, जो घर में उसकी बात नहीं हो रही, किसमें? बिजनेस में लंबे समय तक प्रयोग किए जाने वाले संपत्ति है ना, उसे क्या हम कहते हैं? फिक्स्ड एसेट्स कहा जाता है ना, जिसको कोई हैरी नहीं होती है। हरी मतलब जल्दीबाजी नहीं होती है। क्या करने का? पैसे में यानी कैश में कन्वर्ट करने का कोई जल्दीबाजी ना हो। ऐसा संपत्ति जिसे व्यापार में लंबे समय तक यूज किया जा सके और जिसे पैसे में बदलने की कोई जल्दीबाजी, कोई तेजी ना हो, उसे क्या कहते हैं सर? फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। अब करेंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? वैसी संपत्ति, यानी ऐसा संपत्ति, एन एसेट दैट कैंट बी यूज्ड, ऐसी संपत्ति जिसे आप अपने बिजनेस में लंबे समय तक यूज यानी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, है ना, और जिसे पैसे में बदलने की क्या होती है? जल्दीबाजी होती है, कॉल्ड करेंट एसेट्स। उसे क्या कहा जाता है सर? करेंट एसेट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, पोटैटो, अंगूर, फ्रूट्स, है ना, ये सब क्या हैं? करेंट एसेट्स हैं। जैसे कि आप सपोज दैट किसी फ्रूट्स का बिजनेस कर रहे हो, राइट रॉन्ग, तो ये इसका एक टाइमिंग होता है कि आप इसको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में अगर नहीं सेल कर पाते हैं तो आपका लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो आई थिंक सो ये वाला भी क्लियर हो गया, करंट एसेट्स। नेक्स्ट हमने देखा डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या कहलाता है? यानी जो डायरेक्ट खर्च होता है उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस वो कहलाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, द एक्सपेंस विच इज इनकर्ड इन ब्रिंग द गुड्स टू द फैक्ट्री, यानी वैसा एक्सपेंस जो व्यय होता है। इनकर्ड का मतलब क्या होता है सर? व्यय यानी खर्च, जो खर्च होता है ब्रिंगिंग मतलब कंपनी, फैक्ट्री, कहाँ है? फैक्ट्री, यानी वैसा व्यय या खर्च जो कंपनी तक लाने में, जो गुड्स को कंपनी तक लाने में किया गया हो। गुड्स को कंपनी तक लाने में, हमने पहले दिन ही बताया था कि स्टेशन पे मेरा माल उतर गया है, कुछ सामान है जो स्टेशन पे उतर गया है, वहां से यहां तक लाने में जो खर्च होगा, स्टेशन से यहां तक लाना होगा ना, ठेला से, पिकअप से, है ना, वैन से, तो वहां से यहां तक लाने में जो खर्च हुआ, कंपनी तक पहुंचाने में माल को जो खर्च होता है, उसे क्या कहते हैं सर? डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। यहां पे हमने दे दिया है द एक्सपेंसेस विच इज इनकर्ड, मतलब क्या होता है? खर्च ब्रिंगिंग गुड्स द फैक्ट्री इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कि वेजेज, क्या हो गया सर? वेजेज, कैरियज इनवर्ड। अब यही आपका फैक्ट है। वेजेज मतलब वैसी मजदूरी जो आप, जैसे कुली चार्ज वेजेज होगा ना, उसे मजदूरी कहेंगे ना। और जो ठेला से अगर लेके आता है तो कैरिज इनवर्ड, ढो के लेके आया, पिकअप से लेके आया तो कैरिज इनवर्ड कहलाएगा। कोई आदमी सर पे ढो के लाया तो उसे मजदूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? मजदूरी कहेंगे। लेकिन कंडीशन है कि अगर कंपनी तक जो सामान मंगा रहे हैं किसी भी प्रकार से, अब वेजेस हो सकता है, कैरिज, जो भी आप अपने भाषा में कह लो, अपने भाषा में जो भी कह लो, लेकिन क्या है? कंडीशन क्या है? कंपनी तक लाया जा रहा है। उस तरह का पैसा अगर आप खर्च कर रहे हैं, कंपनी तक लाने में कोई पैसा आप खर्च कर रहे हैं, तो उसे हमेशा किस में डालिएगा? अब नाम पे मत जाइएगा कि वेजेस ही हो सकता है, कैरेज इनवर्ड रहेगा तो कैरेज इनवर्ड ही हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए? माल को कंपनी तक लाने में जो खर्च हुआ है उसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में ना कैरेज इनवर्ड कहते हैं, लेकिन भोजपुरी में क्या कहते हैं? मजदूरी कहेंगे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हिंदी में क्या कहें? मजदूरी कहेंगे। तो ये तो अलग अलग भाषा में यूज़ किया जाता है। टैली लगभग दुनिया के बहुत सारे भाषाओं में यूज़ किया जाता है, कहता है ना, तो अलग अलग भाषा में कुछ भी हो सकता है। बस कंडीशन क्या होना चाहिए? फैक्ट्री तक सामान लाने में खर्च, बस ये कंडीशन है। फैक्ट्री तक लाने में जो खर्च होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आप लोग डाल देंगे। कोई कंफ्यूजन? यहीं पे हम लोग कंफ्यूज हुए थे ज़रा सा पिछले क्लास में, जिसमें आपने पूछा सर वेजेस और कैरेज अलग अलग नहीं है। हाँ, बिल्कुल अलग अलग नहीं है। कंडीशन बस इतना देखना है कि कंपनी तक लाने में खर्च किया गया है। ये नाम कुछ भी हो सकता है, ये इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, कंडीशन बस यही रहेगा, फैक्ट्री तक लाने में किया गया खर्च डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। अब 10 हमने क्या देखा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या कहलाता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। वो ये होगा कि सच एक्सपेंसेस, वैसा खर्च
दैट आर इंकर्ड इन ट्रांसपोर्टिंग, यानी वैसा खर्च जो ट्रांसपोर्टिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है? ट्रांसपोर्टिंग के लिए होता है। ट्रांसपोर्टिंग का मतलब क्या हो गया कि सामान को ग्राहक तक पहुंचाने को कहते हैं ट्रांसपोर्टिंग चार्ज। क्या कहते हैं सर? ट्रांसपोर्टिंग चार्ज। जैसे कि आप कश्मीर में बैठे हुए हो, वहां से क्या कर रहे हो? सेब अपने डीलर तक पहुंचा रहे हो। कहां तक पहुंचा रहे हो? अपने डीलर तक पहुंचा रहे हो। एलजी कंपनी है, एलजी कंपनी का डीलर सिवान में कौन है? जिमी सेल्स है। कौन है? जिमी सेल्स है। तो एलजी कंपनी क्या करती है? एक ट्रक फ्रीज कहां तक भेजती है? जिमी सेल्स तक भेजती है। तो एक ट्रक, जो ट्रक का खर्चा हुआ, तो एलजी कंपनी उसको किस में डालेगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेगी। जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा, ट्रक का भाड़ा लगता है ना जी, उसको किस में डालेगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेगी। ट्रांसपोर्टिंग का मतलब होता है भेजने वाला, है ना? क्या होता है? भेजने वाला। तो वैसा एक्सपेंस किधर है भाई? वैसा एक्सपेंस जो खर्च होता है, व्यय होता है ट्रांसपोर्टिंग के लिए, गुड्स को कहां तक पहुंचाने के लिए सर? कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, या कैरिंग ऑन द बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए। क्या करने के लिए? बिजनेस को चलाने के लिए। फर्क देखिएगा यहां पे, वैसा खर्च जो क्या है सर? सिर्फ फैक्ट्री तक लाने में जो भी खर्च होगा उसको डायरेक्ट आंख बंद करके किसमें डाल दीजिएगा? डायरेक्ट में डाल दीजिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में। लेकिन अगर यहाँ पे आपको ऐसा खर्च कुछ दिख रहा है जो ट्रांसपोर्टिंग के लिए हो रहा है, ग्राहक तक पहुंचाने के लिए कोई खर्च हो रहा है, अब कुछ भी हो सकता है, वो बहुत सारा नाम हो सकता है ना? तो ग्राहक तक पहुंचाने में अगर आपको दिख रहा है कि ग्राहक तक पहुंचाया जा रहा है, सेंटेंस पर समझ आ जाएगा ना? ग्राहक तक पहुंचाने में हो रहा है, तो उसको आपको कहाँ डाल देंगे? इनडायरेक्ट में। या बिजनेस को चलाने में लग रहा है। किस में लग रहा है? बिजनेस को चलाने में। अब आप सैलरी देते हो अपने सपोज ये एक संस्था है, ये इंस्टीट्यूट है ना, इस इंस्टीट्यूट में सपोज 5 स्टाफ हैं। कितने स्टाफ हैं? 5 स्टाफ हैं। तो अब यहाँ पे ये 5 स्टाफ यहाँ पे कुछ भी वर्क करते हैं किसी भी प्रकार का। अब इन 5 स्टाफ को सैलरी दिया जाता है, तो इसको हम लोग किस में डालेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। अब ये तो ट्रांसपोर्टिंग कुछ हुआ नहीं, फिर इनडायरेक्ट में कैसे गया? तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन मैच कर रहा है। कौन सा? बिजनेस को चलाने में। बिजनेस को चलाने के लिए हम सैलरी दे रहे हैं ना। तो अगर भेजने वाला हो तो भी, अगर बिजनेस को चलाने के लिए भी कोई खर्च हो रहा हो तो भी इनडायरेक्ट में होगा। और सिर्फ फैक्ट्री तक लाने में जो खर्च होगा वो, कंफ्यूजन नहीं ना? तो आप रेंट देते हो बिजनेस को चलाने के लिए, सैलरी देते हो बिजनेस को चलाने के लिए। कोका कोला मंगाया ऑफिस में, किस में जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, बिजनेस को चलाने के लिए। कुछ रिफ्रेशमेंट मंगाया ऑफिस में स्टाफ के लिए, किस में जाएगा? ऐसा भी खर्च होता है ना। चाय मंगाया, टी, मट्ठी, एटसेट्रा एटसेट्रा मंगाते हैं ना सर आप लोग, है जी बजाज वाले, किस में जाते हैं? किस में डालते हैं उसको? इनडायरेक्ट में आप डाल देते हैं। अच्छा, कोई नुकसान हो गया, क्या हो गया? कोई नुकसान हो गया, जिस चेयर पे आप बैठे हो चेयर का हैंडल टूट गया, डिप्रिसिएशन, ये भी किस में जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। कोई कंफ्यूजन? तो ये हाँ, डिप्रिसिएशन भी इनडायरेक्ट में ही जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हमने देखा डायरेक्ट इनकम। अब डायरेक्ट इनकम पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे और इनडायरेक्ट इनकम हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ऐसा हम क्यों करते हैं पता है? सीरियल में आप लोग देखते हैं, सीरियल देखते हैं, सीरियल है ना? कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, मतलब उसका एक पार्ट बता देगा नेक्स्ट पार्ट कल। KGF चैप्टर 2 अगले एपिसोड में, है कि नहीं? तो इसके बाद डायरेक्ट हमने बता दिए, फिर इनडायरेक्ट क्या है ये अगले एपिसोड में, कल के लिए इंतजार करें, ठीक है? फिर हमने देखा सर डायरेक्ट इनकम क्या होता है। सच इनकम और प्रॉफिट, वैसा इनकम और प्रॉफिट जो डायरेक्टली अर्न किया गया हो, जो डायरेक्टली अर्न किया गया हो, डायरेक्टली कमाया गया हो, उसे हम लोग डायरेक्ट इनकम कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आया, हम भी पढ़ते नहीं समझ में आया, बहुत गूगल पे सर्च भी किए हैं कि इसका कोई और डेफिनेशन हमको मिल जाए। रियली बता रहे हैं, सर्च करते हैं, पढ़ते हैं, है ना? ऐसे तो मतलब वही थोड़ी आती है नबी की तरफ से, नबी जैसा कि हम डायरेक्ट मतलब बोलने लगें, कोई दूध तो है नहीं भगवान के। तो सर्च करते हैं तो हमको बहुत सारा सर्च किए, यही मिल रहा था डेफिनेशन, इसका कोई डेफिनेशन हमको नहीं मिल रहा था, जो हमको पता है वही मिल रहा था, है ना?
तो फिर अब ये होता क्या है, थोड़ा सा और भी हमने सर्च किया तो कहीं कहीं पे क्या होता है ना, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन रहता है। क्या रहता है? एक्सप्लेनेशन रहता है। तो बहुत जगहों पे सर्च करने के बाद एक्सप्लेनेशन इसका मिला हमको, यानी वैसा इनकम यहाँ तक जो डायरेक्ट कमाया गया हो। अब डायरेक्ट कमाया गया, इनडायरेक्ट कमाया गया, ये समझ में नहीं आया हमको। तो डायरेक्ट कमाया गया का मतलब हमने बहुत पहले आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, बस जमा ही नहीं लिया था। एग्जाम्पल क्या दिया था सर? कि कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं, कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं तो उस सामान में कुछ ना कुछ हमारा एक अमाउंट इन्वेस्ट होता है, जिसे हम लोग पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पूंजी कहते हैं। कोई भी बिजनेस हम लोग करते हैं तो उस बिजनेस में हमारा एक इन्वेस्टमेंट होता है ना, जिसे हम लोग पूंजी करते हैं, पूंजी कहते हैं। और उस पूंजी के अलावा भी और सारे खर्चे होते हैं, जिसे हम लोग रेंट कह सकते हैं। उस रेंट के अलावा भी और सारे खर्चे हो सकते हैं, जिसे हम लोग सैलरी कह सकते हैं। होते हैं ना, ये होते हैं ना खर्चे। एक तो पूंजी हमने बिजनेस में लगाया, फिर स्टाफ के लिए सैलरी, फिर रेंट। अब ये सारी चीज़ें हो गई एक जगह, बस इसको एक जगह रखते हैं, ठीक है। हमने जो सामान अब खरीदा है उसको सपोज कर लीजिए कि एक मार्कर हमने खरीदा, ये सर 30 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा? 30 रुपये में एक मार्कर खरीदा, ठीक है। यहाँ तक आया, मेरे दुकान तक आया। अब यहाँ से हमें क्या करना है? इसको सेल करना है। हम इसको बेचे 45 में। कितने में बेचे? 45 में। तो 30 रुपया जो मेरा पूंजी लगा था और 45 में हमने बेचा, तो इसमें से कितना बचा सर? 15। तो 30 और 15 टोटल 45 हुआ। तो टोटल 45 ये मेरा डायरेक्ट इनकम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायरेक्ट इनकम कहलाएगा। पूंजी वाला भी मिला के और बाकी जो हमने एक्स्ट्रा और 15 रुपये लिया है वो भी मिला के, सब एक ही साथ अगर है तो क्या कहलाएगा सर? डायरेक्ट इनकम कहलाएगा। अब इसमें से हम 30 रुपये जो मेरा पूंजी लगा था उस पूंजी को निकाल लेंगे, क्योंकि पूंजी को बरकरार रखना है ना। उसके बाद से इसमें से 2 रुपये रेंट में जोड़ देंगे। अब हम कोई दुकान लिए तो रेंट देते होंगे ना, 2 रुपये वो निकल गया, तो 30 रुपया निकल गया, फिर 2 रुपया निकल गया, कितना निकल गया? 32 निकल गया। कितना बचा? 13 रुपया। 13 रुपया बचा ना। अब इसमें से 3 रुपया सैलरी को निकाल देंगे। सैलरी में ऐड होगा ना, एक मार्कर पे से कर रहे हैं, 3 रुपया सैलरी के लिए निकाल देंगे। अब कितना बचा सर? हाँ, 10 रुपया बचा ना। तो ये 10 रुपया जो होगा ना, इस 10 रुपये को हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन अभी तक जब तक हम लोग टोटल इसका कोई खर्चा नहीं निकाले हैं, पूंजी वूंजी सब इसमें इंक्लूडेड है, वो सारा का सारा पैसा क्या कहलाता है सर? डायरेक्ट इनकम कहलाता है। यानी 30 में खरीदा और 45 में बेच दिया, मतलब डायरेक्ट इनकम हुआ है। वो मेरा टोटल पैसा क्या कहलाएगा? ये डायरेक्ट इनकम है, जिसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ग्रॉस प्रॉफिट। तो यानी आपके कंपनी में जो भी पैसा आता है कहीं से, जिसमें से कोई खर्च अभी नहीं निकाला गया है, उस सारे के सारे पैसे को क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहते हैं? और वो ग्रॉस प्रॉफिट आपका नहीं होता। आपका होता है? नहीं होता। उसमें बहुत लोगों का हिस्सा होता है, रेंट होता है, सैलरी होता है, होता नहीं होता सर? वेजेस होता है। ये सारे निकालने के बाद जो आपका पैसा बचता है वो आपका क्या कहलाता है? नेट प्रॉफिट कहलाता है। नेट प्रॉफिट कहलाता है। तो नेट प्रॉफिट क्या है हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट क्या कहलाता है? डायरेक्ट इनकम कहलाता है। कोई कंफ्यूजन? ग्रॉस प्रॉफिट क्या कहलाता है? डायरेक्ट इनकम। समझ गए? जो भी हमको इनकम होता है वो सारा का सारा क्या है? डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्टली इनकम। उसमें से खर्च निकालने के बाद जो बचेगा वो मेरा नेट प्रॉफिट कहलाता है या फिर इनकम कहलाता है। इज इट क्लियर? तो आपको 2 चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया, डायरेक्ट इनकम किसको कहेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है? सो इनफ फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।